हेलो दोस्तों, कल हमने देखा था कि संविधान की क्लास में कि संविधान क्या होता है, संविधान किस तरीके से काम करता है और आज हम जो है इस क्लास में उसके आगे के चरण को देखेंगे। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था मैं एक बार उसको छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने आपको कल क्या-क्या पढ़ाया था कल की क्लास में। कल मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है, दूसरा हमारा एक टॉपिक रहा था कि संविधान के प्रकार क्या हैं, तीसरा हमने टॉपिक पढ़ा था कि संविधानवाद क्या होता है और चौथा ये देखा था कि स्टेट क्या है और स्टेट के संदर्भ में यूपीएससी में किस तरीके का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कल की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, आज कुछ टॉपिक्स को और आगे बढ़ेंगे कि संविधान के क्रम में भारत में किस तरीके से विकास हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है भारत में संविधान की मांग। ठीक है, देखिए ये जो मांग है ये स्टार्ट तो हुई थी 1895 से, है ना। ये ईयर याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहां से जरूर पूछे जाते हैं। 1895 में हुआ क्या कि बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पारित किया जिसे बोलते हैं स्वराज विधेयक। ध्यान रखिएगा ना, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि सर्वप्रथम स्वराज विधेयक या संविधान की मांग की जो बात थी वो किसने करी थी, तो हमें पता होना चाहिए कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पारित किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। और स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बात ये बात की गई थी कि भारतीयों का खुद का एक संविधान होना चाहिए। क्यों, कोई दूसरी सत्ता या बोल सकते हैं कि कोई दूसरा विदेशी शक्ति जो है वो हम पर राज कर रही है, हम भारतीय ही जो है वो हमारा खुद का संविधान बनाकर हमारे शासन व्यवस्था को संचालित क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे प्रारंभिक जो चरण माना जाता है वो ये माना जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का स्वराज विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एक संगठन का गठन किया था जिसका नाम है होम रूल लीग। होम रूल लीग में ये बात हुई थी कि भारतीयों को संविधान सभा का गठन करना चाहिए और भारतीयों के लिए स्वयं ही ब्रिटिश के अंतर्गत रहते ही वो क्या करे, वो शासन को संचालित करे। ठीक है, फिर आगे जो बात बढ़ी वो 1922 की है। 1922 से 1924 के बीच में आप लोगों को सभी को याद होगा कि महात्मा गांधी ने एम के गांधी ने 1924 के अधिवेशन में यह कहा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान का निर्माण होगा वो केवल भारतीय करेंगे, कोई अन्य जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम स्वयं के लिए संविधान बनाएंगे। और यही जो क्वेश्चन है वो एमपीपीएससी 2022 में पूछ लिया गया। एमपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी संबंधित। आपको मैं पहले एक चीज और छोटी सी चीज बता दूं कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान सभा, तो ये जो टॉपिक है यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, और मेंस के लिए मैं बताऊंगा, शायद मेंस में भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संविधान सभा जब गठित हुई थी तो उस समय जो है संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान का गठन होगा वो केवल भारतीय करेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि 1928 में एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम है नेहरू समिति, जिसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो संविधान का खाका तैयार किया था, खाका बोल सकते हैं आपकी ब्लूप्रिंट जो तैयार करके दिया था वो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से तैयार किया गया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1927 में उस समय भारत के सचिव थे बेकनहेड। उन्होंने भारतीय को चैलेंज किया कि भारतीय कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो भी अपना खुद का संविधान नहीं बना सकते। ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने कहा, एक समिति का गठन किया और उस समिति ने 1928 में एक अपनी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया भारतीयों का संविधान किस तरीके का होगा, और उस रिपोर्ट को ही क्या कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। परंतु कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीच मतभेद हो गया नेहरू रिपोर्ट को लेकर के, नहीं हम इस तरीके का संविधान स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो जो रिपोर्ट है वो पास नहीं हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 1934 में बी एन राव
बीएन राव ने सर्वप्रथम एक सुसंगठित संविधान सभा की मांग करी थी। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहली बार संगठित रूप से या फिर बहुत प्रभावशाली रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो बीएन राव द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1934 में की गई थी। और यही जो थे वो आगे जाकर भारत संवैधानिक सभा के सलाहकार बने, सभा के सलाहकार बने। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बीएन राव थे। अब बीएन राव को क्यों बनाया गया था? क्योंकि बीएन राव ने ही सबसे पहले सुसंगठित तरीके से संविधान सभा की मांग की बात की गई थी। मैं एक फिर से रिकॉल कराऊंगा, सबसे पहले 1895 में बात हुई थी जिसमें स्वराज विधेयक आया था। फिर उसके बाद जो है 1916 में होम रूल लीग की बात की गई। उसके बाद 1924 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए खुद का एक अपना संविधान होना चाहिए। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने पहली बार ये बात करी थी कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो इस तरीके का होगा। और ये एक ब्लूप्रिंट था। आप बता सकते हैं कि हमारे संविधान की जो रूपरेखा तैयार होनी थी उसका एक खाका जो तैयार करा था वो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट ने तैयार किया था। मगर जब संविधान सभा को सुसंगठित रूप से बात करने की बात की गई थी तो वो बीएन राव ने करी थी। और वो कब करी थी? 1934 में करी थी। ठीक है, फिर ऐसे अलग अलग विधि हुए। आपको याद होगा 1936 में जो फैजपुर में एक विधेयक सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने वहां पर भी संविधान सभा की बात की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए लालच दिया गया कि भैया हम संविधान सभा का गठन करवाएंगे, उन्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। इस तरीके की बातें चलती रही, मगर संविधान सभा का उस समय तक कोई भी गठन नहीं हुआ था। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। अब उसको ये लग रहा था कि एक तो मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूं, दूसरी चीज वहां 1945 में चुनाव होने थे, और साथ साथ ये भी था कि अब उनमें ये क्षमता नहीं रह गई थी कि हम भारतीयों पे और ज्यादातर क्या कर सकें, राज कर सकें। तो उन्होंने ये सोचा था कि भैया अब भारतीयों को जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक मिशन, एक बोल सकते हैं कि समिति या कमेटी का गठन किया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो चालू होता है। पूरी स्टोरी समझ आई? क्या हुआ था कि ब्रिटेन के पास अब ये क्षमता नहीं रह गई थी कि अब वो भारतीयों पर भारतीयों की अनुमति के बगैर क्या कर सके, शासन कर सके। इसलिए उसने एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। अब संविधान बनने की प्रक्रिया यहीं से चालू होगी, ध्यान रखिएगा ना। अब ये कैबिनेट मिशन कैसे आता है? मैंने आपको बताया कि 1945 में क्या हुआ, चुनाव हुए लंदन में, ब्रिटेन लिख देते ना, ब्रिटेन में चुनाव हुए, उसमें लेबर पार्टी जीत गई। और लेबर पार्टी के जो पीएम थे या बोल सकते हैं कैंडिडेट थे, एटली, उन्होंने ये बोल दिया कि अब भारतीयों को आजाद करने के लिए एक हम संविधान सभा का गठन करेंगे जिससे क्या हो सके कि भारत में जो द्वंद्व चल रहा है वो सब जो है वो समाप्त हो जाए। उसने एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और इसकी जो प्रारंभिक गठन किया गया था वो किया गया था 19 फरवरी 1946 में इसका गठन किया गया। इसमें टोटल सदस्य थे 3। इन 3 सदस्यों ने ही एक रिपोर्ट खाका तैयार किया था। तो पहले जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस उस समय भारत के सचिव थे। ठीक है, और भारत के सचिव होने के नाते ये जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी कि कैबिनेट मिशन की ये अध्यक्षता करेंगे। तो ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ही ये पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मिशन का गठन करने वाली समिति को बोल सकते हैं सरकार कौन सी थी? तो लेबर पार्टी के क्लाइमेट एटली ने करा था। ठीक है, कब किया था? तो 19 फरवरी 1946 को किया गया था। इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य जो थे वो 3 थे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अध्यक्ष कौन से? तो पैथिक लॉरेंस थे। अब पैथिक लॉरेंस को ही क्यों अध्यक्ष बनाया गया? क्योंकि उस समय भारत के जो सचिव के पद पर थे वो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, फिर दूसरे जो सदस्य थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स, जो उस समय थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष।
ठीक है। और तीसरे जो सदस्य थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, जो उस समय नौसेना मंत्री थे। मैं इनका नाम आपको क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन तीनों ने ही मिलकर क्या करा था, पूरा खाका तैयार करा था कि भारतीय संविधान सभा की जो संरचना होगी वो किस तरीके की होगी। स्पष्ट है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं आपको। कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था वो 19 फरवरी 1946 को किया गया था। इसमें सदस्य संख्या 3 थी। पैथिक लॉरेंस जो थे उस समय भारत के सचिव थे और इन्हीं को क्या कर दिया था, अध्यक्ष पद दिया गया था। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो और एबी अलेक्जेंडर जो थे उस समय नौसेना मंत्री थे। स्पष्ट है यहां तक बात। अब बात यह हुई कि इसको भेजा क्यों गया था, तो इससे स्पष्ट रूप से 3 बातें की गई थी। पहली बात यह कहा गया था कैबिनेट मिशन से, लिख देता हूं, कैबिनेट मिशन से यह कहा गया था कि भैया अब तुम जाओगे तो वहां क्या करना है, आपको एक ऐसी सभा या समिति का गठन करना है जिसमें क्या हो सके, देसी रियासत भी शामिल हो सके और भारत के जो बड़े दल हैं, उस समय बड़े दल के रूप में 2 दल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, पहला था कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। तो उनका यह मानना था कि बस ये 2 दल जो हो उसका समर्थन कर दें और देसी रियासतें शामिल हो। ऐसा मतभेद ना हो कि भारत जो है कि मतलब अलग अलग उसमें बट जाए, कि कोई संविधान सभा को स्वीकार कर रहा है तो कोई संविधान सभा को स्वीकार नहीं कर रहा है, इस तरीके का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये था। तो इसमें यह कहा गया था कि बस आपको जाना है और एक संविधान सभा का गठन करना है, संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा के गठन की इसने बात करी थी। ठीक, अब होता क्या है कि ये 24 मार्च 1946 को भारत आ जाता है। अब वैसे तो ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय महात्मा गांधी कहां थे। तो आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो थे पुणे में थे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत आगमन, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना आजाद थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने किस क्रम में लोगों से बात करी। तो सबसे पहले जब कैबिनेट मिशन आया था उसने पहले व्यक्ति जिससे बात करी थी वो थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे मौलाना आजाद, और तीसरे व्यक्ति थे जिन्ना। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ लिए जाते हैं कि आप क्रम बता दीजिए, और हमें यह लगता है कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। उस समय महात्मा गांधी कहां थे, पुणे में थे। और जो कैबिनेट मिशन आया था उसने जिन क्रम में भारतीय नेताओं से बात करी थी वो कौन कौन से थे। पहले बात करी थी जवाहरलाल नेहरू से, दूसरे व्यक्ति जो थे वो मौलाना आजाद थे, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, और जब भारत कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय भारत के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मौलाना आजाद थे। स्पष्ट है बात। अब आगे बात होती जब इनने एक समिति का गठन किया जाता है उस समय के लॉर्ड बेबल जो होता है उसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और बोला जाता है कि भैया मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के कुछ कुछ मेंबर्स को बुला लो। ठीक है, और बाकी कैबिनेट मिशन के मेंबर भी बैठते हैं। अब इनकी एक बैठक होती है और इस बैठक में ये बात की जाती है कि हमारा संविधान होगा कैसा, हमें क्या करना है। तो मुस्लिम लीग तो एक ही चीज पड़ी हुई थी कि हमें किसी भी तरीके से एक स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए, पृथक पाकिस्तान चाहिए, और हम कुछ चीज सुनने ही नहीं चाहते। अब कैबिनेट मिशन जो था वो ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो उनकी कुछ सहमति नहीं बनी। तो उन्हें सबसे पहले क्या काम करा कैबिनेट मिशन ने,
सेकेंड, कैबिनेट मिशन ने 3 चीजों पर काम किया, है ना। सबसे पहली बात रही थी कि संविधान सभा के बारे में क्या कहा, संविधान निर्माण के संदर्भ में। देखो, उसने ये बात कही कि भैया मैं एक काम करता हूं कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं पूरे प्रांतों को 3 भागों में बांट देता हूं, ठीक है, A, B, C में, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम प्रांत को A, B और C में बांट देते हैं। A में वो क्षेत्र होंगे जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र होगा, B में वो क्षेत्र होंगे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा, ठीक है, और C में जो क्षेत्र होंगे वो बंगाल और असम का क्षेत्र होगा, ठीक है। क्या कहा उसने कि संविधान निर्माण के संदर्भ में पहली बात ये करी थी कि हम पूरे भारत के जो क्षेत्र हैं उसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहले में हिंदू बहुल क्षेत्र होगा जिसमें आ जाएगा बंबई आ जाएगा, ठीक है, मद्रास आ जाएगा, मध्य प्रांत आ जाएगा, वे क्षेत्र आ जाएंगे जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। दूसरे संदर्भ में उसने ये कहा कि हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अलग कर देते हैं, जैसे कि सिंध वाला क्षेत्र हो गया, पेशावर वाला क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र जो हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, बी पार्ट में आ जाएंगे। और तीसरी चीज उसने ये कही थी कि जो पार्ट सी होगा उसमें बंगाल और असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा, ठीक है। और ये तीनों ही क्षेत्र क्या करेंगे, अलग अलग संविधान बनाएंगे, अलग अलग संविधान बनाएंगे। और अलग अलग संविधान गठित करके फिर इनकी एक सामूहिक बैठक करी जाएगी और उस बैठक के आधार पर निर्धारण होगा कि हमारा संविधान कैसा होगा। आई बात समझ में यहां तक। फिर नेक्स्ट बात ये की गई थी कि जो संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा जो बनेगी उसमें जो सीटें होंगी वो होंगी 389। इन 389 सीटों में से 292 सीटें जो होंगी वो प्रांत से होंगी, ब्रिटिश प्रांत से। 4 सीटें जो होंगी वो मुख्य आयुक्तों की होंगी, कमिश्नरी क्षेत्र के, ठीक। और बाकी की जो सीटें बच रही हैं 93 सीटें वो दी जाएंगी देसी रियासत को। स्पष्ट है? आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मैं एक बार एमपीपीएससी के आपको फिर से याद दिला देता हूं कि एमपीपीएससी में आप देख रहे हो जब से सिलेबस चेंज हुआ तो उन्होंने पहले ही टॉपिक में लिख दिया कि एक संविधान सभा के बारे में लिखने की बात की गई है, ठीक है। जब संविधान सभा की लिखने की बात कही उन्होंने तो हर साल एक बार क्वेश्चन आता है। इससे पहले जो आया, जैसे इस साल जो क्वेश्चन आया था वो संविधान सभा में महात्मा गांधी के संबंध में पूछ रहे थे कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश कहा, या फिर संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये क्वेश्चन आ गया। इससे पहले जब देखते हैं तो इसमें ये पूछ लिया गया था कि जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बैठक में रखा था, तो उसका आंसर 5वीं बैठक में रखा था। इससे पहले देख लिया जाता है तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। तो अब ये मान के चलिए कि 1 नंबर फिक्स है, यहां से आना ही है ये वाले टॉपिक से, इसलिए इसकी हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा संविधान सभा की जो गठन हुआ वो किसके आधार पर हुआ, तो वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। उसने जो रिकमेंडेशन दी थी तो उसमें सीटें कितनी बोली थी, उसने सीट उसने बोली थी 389, और 389 का वर्गीकरण उसने इस तरीके से किया था, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि जो एक सीट होगी या सदस्य जो चुना जाएगा वो चुना जाएगा प्रांतीय विधानसभा से, प्रांत विधानसभा से चुना जाएगा। और सदस्य कितनी जनसंख्या पे चुना जाएगा, उसके लिए उन्होंने 10 लाख की जनसंख्या रखी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है
कि सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो प्रांतीय विधानसभा से हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो आपको पता है उस समय प्रत्यक्ष चुनाव करवाने की स्थिति में भारत था नहीं और प्रत्यक्ष चुनाव हो भी नहीं सकते थे, इसलिए जो चुनाव किए गए थे प्रांतीय विधानसभा के वो किए गए थे अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, और एक व्यक्ति का जो चुनाव किया गया था वो कितनी की जनसंख्या पे किया गया था, 10 लाख की जनसंख्या पे किया गया था। ये बात क्लियर है, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सीटों को कितने उसमें बांटा था, तो वो बांटा था 389 सीटों में, जिसमें 292 जो थी वो 11 प्रांतों से ली गई थी। 4 सीटें जो बांटी गई थी वो मुख्य आयुक्त क्षेत्रों को दी गई थी और 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी। इसके जो सदस्य चुने गए थे, सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा कि अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था और जो टोटल एक सदस्य था वो कितनी जनसंख्या पर चुना गया था, वो 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो 4 आयुक्त क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, पहला था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग, तीसरा था अजमेर और चौथा था बलूचिस्तान। स्पष्ट है, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि 4 आयुक्तीय क्षेत्र कौन कौन से थे। तो पहला था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग, तीसरा था अजमेर और चौथा था अजमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र था और चौथा जो था वो था बलूचिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा के उन्हें प्रारूप तो बता दिए थे कि इतनी इतनी सीटों पे चुना जाएगा, इस तरीके से चुना जाएगा। इसमें कुछ आरक्षण भी दिया गया था। संविधान सभा में कुछ आरक्षण भी बांटा गया था। तो पहले तो सीटों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम। सीट वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया। साफ लिख देता हूं, सीट का वर्गीकरण आधार कितने थे, 3। पहला आधार था सामान्य, दूसरा था मुस्लिम, 3 समुदाय में बांटा गया था, और तीसरा जो था वो था सिख। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो सीटों का आवंटन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य, मुस्लिम और सिख के उस पर किया गया था। और जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण इस क्रम में दिया गया था कि एसटी के जो सदस्य हैं वो थे 33, एससी के जो थे वो थे 26। ठीक है, और महिलाओं को जो सीटें मिली थी, महिलाएं टोटल जितनी महिलाएं थी वो कितनी महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या थी 15। ठीक है, 15 महिलाएं थी, जिसमें से निर्वाचित कितनी हुई थी, 12। इस तरीके से सीटों में आरक्षण दिया गया था। और ये आरक्षण से अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, बट एक बार मेंस में जरूर पूछा गया था कि संविधान सभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो चुने जाने वाली महिलाओं की संख्या 12 थी, बाकी आरक्षण जो था वो इतनी महिलाओं को वो दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है कि संविधान सभा का गठन तो हो गया। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का पहला जो चुनाव होता है वो होता है जुलाई 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जिस संविधान सभा की बात करी थी कि 389 मेंबर होते हैं, उनके लिए चुनाव करवाया गया। जुलाई 1946 में चुनाव होता है, मई में हो जाता है और उसके रिजल्ट जुलाई में आते हैं। अब जब ये चुनाव होता है तो उसमें सीटों को इस तरीके से मिलती हैं कि कांग्रेस जो होती है वो 208 सीट ले आती है। ठीक है, मुस्लिम लीग जो होती है उसको मिलती हैं केवल 70 सीटें।
70 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को, ठीक है, और अन्य को मिलती है बाकी सीटें, ठीक है। अन्य जो होता है वो 15 सीटें अन्य लिए आता है। इस तरीके से सीटें जो होती हैं वो बट जाती हैं। मुस्लिम लीग को ये समझ आ जाता है कि भैया अब हमारा तो कुछ भी वो नहीं रह गया, वैल्यू नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि ना तो हम विपक्ष में अच्छे से बैठ पाएंगे और कांग्रेस का प्रभुत्व इतना है कि वो हमें कोई किसी प्रकार की वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। तो इस संविधान सभा का जब चुनाव होता है तो उसकी पहली बैठक होती है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं आते हैं और महात्मा गांधी भी नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें कौन से दो बड़े नेता उपस्थित नहीं थे? तो एक मोहम्मद अली जिन्ना उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि वहां जाके मैं करूंगा क्या, मैं एक प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा हूं और वहां मेरी केवल ये औकात है कि मैं सबसे पीछे बैठूंगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस है और उसके पास अथा सीटें हैं, 206 सीटें हैं, ठीक। तो इसलिए वो उपस्थित नहीं हुआ। दूसरी चीज क्या हुई कि जो लीग थी, लीग ये चाहती थी कि जब हमारा कोई अच्छी भागीदारी नहीं रहेगी तो हम इस संविधान सभा में बैठेंगे क्यों। तो उसने क्या करा कि जो पहली बैठक हुई थी दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, उसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग के कौन से नेता ने भाग नहीं लिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं लिया था। और महात्मा गांधी ने क्या इसमें भाग लिया था? तो नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि महात्मा गांधी उस समय दिल्ली उपस्थित नहीं थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों कर दिया था? कि मुस्लिम लीग ने इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया था क्योंकि मुस्लिम लीग के पास उतनी सीटें नहीं थी और वो एक बड़े दल के रूप में उभर नहीं पा रहा था, और इसलिए वो अड़ गया था कि हमें क्या चाहिए, एक पृथक पाकिस्तान की मांग करनी है, ठीक है। अब बात ये बन जाती है कि इस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो कौन ने करी, ठीक है। तो देखिए फ्रांस में एक पद्धति चलती है कि जो भी अब जब तक अध्यक्ष चुना नहीं गया है, जब तक क्या हो जाता था कि कोई भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता था। और अस्थायी रूप से अध्यक्ष कैसे बनाया जाता था? कि जो भी उस दल में सबसे वरिष्ठ नेता होंगे, उस वरिष्ठ नेता को क्या कर दिया जाता था कि अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। तो उस समय जो सबसे वरिष्ठ थे वो कौन से थे, कौन से नेता थे? जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, इसलिए उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब बैठक हुई तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अब इस बैठक का बहिष्कार तो कर दिया गया था। इस बहिष्कार करने में दो व्यक्ति शामिल थे, एक तो मुस्लिम लीग तो थी, इसी के साथ साथ एक और रियासत थी। देखो ऐसा कहा गया था कि भैया जिस रियासत को पसंद हो इस बैठक में बैठना वो आ सकती है, क्योंकि उनके पास भी उनके मनोनीत करने के सदस्य थे। 93 सदस्य जो थे वो मनोनीत किए जाने थे, और देशी रियासत अपने किसी भी एक व्यक्ति को या किसी एक नेता को किसी को भी चुन के क्या कर सकती थी, संविधान सभा में पहुंचा सकती थी, उनको ये अधिकार था, ठीक है। तो सब अलग अलग रियासतों ने अपना अपना पार्टिसिपेशन करा कि भैया जयपुर से ये आ गए, उदयपुर से वो आ गए, अलग अलग रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो गए, परंतु एक प्रतिनिधि जो थे वो शामिल नहीं होते, हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन सी रियासत जो थी वो शामिल नहीं हुई थी? तो हैदराबाद शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि हैदराबाद का तो पूरे दिल से मन था कि मुस्लिम लीग की वो क्या बने, मुस्लिम लीग का ज्यादा से ज्यादा बहुमत हो और हम मुस्लिम लीग को समर्थन करें। और ऐसा भी था कि मुस्लिम जो हैदराबाद था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार जिस सदस्य देशी रियासत ने करा था वो कौन सी देशी रियासत थी? तो वह हैदराबाद ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक पक्ष तो हमने समझ लिया कैबिनेट मिशन का, कौन सा वाला, कि संविधान सभा के संदर्भ में उसने क्या बात कही गई थी। अब दूसरा पक्ष समझना है हमको कैबिनेट मिशन का। देखिए दूसरा पक्ष जो था कैबिनेट मिशन का वो ये था कि शासन तंत्र कैसा होगा, भारत का शासन तंत्र कैसा होगा।
शासन तंत्र से मतलब ये है कि संरचना जो बनाई जाएगी वो किस तरीके की बनाई जाएगी। तो उसने ये बोला था कि भैया भारत का जो शासन तंत्र होगा वो संघीय होगा, संघ के रूप में बनेगा। और इस संघ में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन होंगे? देशी रियासत शामिल होगी, भारत का एक बड़े दल शामिल होगा इसमें, और ब्रिटिश के पूरे प्रांत शामिल होंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी। तो भारत के जो शासन तंत्र के बारे में बताया था, उसने क्या बताया था कि भारत का जो शासन होगा वो एक संघीय रूप में होगा, और इस संघ के पास क्या होंगे, जो कैबिनेट सरकार होगी उसके पास क्या होगी, विदेशी शक्ति होगी, ठीक है, और रक्षा का पूरा कार्यभार जो होगा वो इसके पास होगा। ये दो महत्वपूर्ण चीजों को मेंशन किया गया था। दूसरी चीज उसने ये कही थी कि जो अपशिष्ट शक्तियां बचती हैं, अपशिष्ट शक्तियां जो रहेंगी, अपशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रांत को यह अधिकार होगा कि वो अपशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सके। अपशिष्ट शक्ति के संदर्भ में जो स्वतंत्रता दी गई वो किसको दी गई थी? प्रांत को दी गई थी। और संरचना जो बताई थी उसने वो किस तरीके की बताई थी? कैबिनेट मिशन ने संघीय तरीके की बताई थी, ठीक है। इसी के साथ उसने ये भी कहा था कि यदि कोई भी बोल सकते हैं प्रांतीय क्षेत्र है, उसे ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन करना है, तो वो 5 वर्ष के बाद क्या कर सकती है? उस पर पुनर्विचार कर सकती है। तो ये चीज भी उसने मेंशन करी थी कि यदि संविधान पर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पुनर्विचार करना चाहिए, तो कितने वर्ष के अंदर करवाने की बात की गई थी? 5 वर्षों के अंतर्गत पुनर्विचार, 5 वर्ष, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर हुआ यहां तक? इसी के साथ एक और चीज उन्होंने कही थी कि भैया यदि मान लीजिए कि अब अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, यदि कोई सांप्रदायिक मामले में कोई मतभेद हो जाता है, फिर क्या करेंगे हम? क्योंकि हम तो संविधान वही मान रहे हैं जो तुम लोगों ने बनाया है। तो उन्होंने ये कहा था कि वो दोनों ही समुदाय के लोग बैठेंगे और सामान्य बहुमत से क्या कर दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामान्य समुदाय मतभेद, सांप्रदायिक मतभेद के संदर्भ में सामान्य बहुमत। स्पष्ट है बात? देखो दो चीज समझ ली हमने। पहली चीज क्या समझी थी? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के संदर्भ में क्या कहा, तो उसने वही सीटों के बारे में विभाजन करा, चुनाव कैसे करवाए, कौन अध्यक्ष बना, ये सब चीजें हमने पढ़ी। दूसरी चीज हमने देखी कि कैबिनेट मिशन ने भारत के शासन तंत्र के संदर्भ में क्या कहा था, तो उसने वही बताया कि संघीय होना चाहिए, इसमें विदेशी मामले और ये सब चीज जो होंगी वो किसके पास होंगी? वो संघ के पास होंगी। अपशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांत को दी जाएंगी। यदि कोई सांप्रदायिक मतभेद आता है तो सांप्रदायिक मतभेद का जो निराकरण होगा सामान्य बहुमत से किया जाएगा, ठीक है। और संविधान पर पुनर्विचार करने के लिए उन्हें कितने वर्ष के लिए उनको वो दिया था, छूट दी थी? 5 वर्षों के लिए छूट दी थी कि भाई 5 वर्ष के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर से एक बार सोच सकते हो कि ये संविधान हमें आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। स्पष्ट है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाले टॉपिक जो है 3 मार्कर में एमपीपीएससी के संदर्भ में देखें तो 3 मार्कर से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है कि संविधान सभा जो है या फिर पूछ लिया कैबिनेट मिशन जो है उसके प्रावधानों को लिखो। हो सकता है कि आ जाए, बट क्या है कि स्पेसिफिक उन्होंने सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। पर प्रीलिम्स में आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एक टॉपिक जो है वो अलग से ही डिफाइन है, संविधान सभा वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान जो कैबिनेट मिशन था उसका पाकिस्तान पर क्या मत था। ठीक है, तो देखिए सीधा क्वेश्चन था कि कैबिनेट मिशन जो था उसने तो अस्वीकृति दी कि पाकिस्तान की मांग को उसने स्वीकार ही नहीं करा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था, तो नहीं किया गया था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया था? तो देखिए उनको ये था कि आज यदि पाकिस्तान की मांग की जाती है और पाकिस्तान को हम स्वीकार कर लेते हैं तो वहां से सिखों का भी एक दल उठ जाएगा,
वहां से और समुदाय भी जो क्या करेंगे, वो अलग होने की मांग करने लगेंगे, क्योंकि उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और हर रियासत क्या करती कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहती और अलग मांग करने लगती। इसलिए उन्होंने ये कोशिश जरूर की थी कि हम क्या कर सकें कि एक संघ, सम्मिलित संघ बना सकें। इसलिए उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि नहीं तो और ज्यादा क्या हो जाता, चीजें और अव्यवस्थित हो जाती। ठीक है, तो अब 3 रिकमेंडेशन आपको हमेशा याद रखनी है। यदि कैबिनेट मिशन आएगा तो आपको यही रिकमेंडेशन उसके संदर्भ में लिखनी है कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया उसने, भारतीय संघ तंत्र जो था उसको, भारतीय शासन तंत्र जो था उसको संघीय क्षेत्र की बात करी उसने, और उसी के साथ साथ उन्हें जो संविधान सभा का गठन किया था उसमें कौन कौन सी चीजों को किस हिसाब से विभाजित किया था। स्पष्ट है यहां तक? चलिए अब हमारा अगला टॉपिक जो हो जाता है वो होगा संविधान सभा के ऊपर। ठीक है, संविधान सभा। संविधान सभा हमें पता चल गया है कि हमने 9 दिसंबर तक तो पढ़ लिया, 9 दिसंबर तक देख लिया था कि कौन कौन सी चीजें हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद को क्या कर दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था, और इसका बहिष्कार भी हो गया था। और ये बैठक जो हुई थी इसकी संविधान सभा की, वो कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात है वो ये थी कि 10 तारीख को भी इसकी बैठक हुई, 11 को भी हुई, 12 को भी हुई और 13 को भी हुई। ठीक है, अब हम जो पढ़ते हैं वो केवल ये दोनों यही पढ़ते हैं केवल, क्योंकि हमारे काम की चीज इसमें ही मिलती है, बाकी इनको तो हम कट कर देते हैं। और एमपीपीएससी 2020 में एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अब क्वेश्चन जब ये आया तो लोगों को ये लगा कि उन्होंने काउंट करा 9, 11, 13, तीसरी, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादातर लोगों ने, मेरे हिसाब से तो 95 से ज्यादा लोगों ने क्या करा होगा कि सीधे तीसरी मार के आ गए। ठीक है, जबकि उसका आंसर क्या था, एमपीपीएससी ने माना था 5वीं। हमारे ये काम की इसलिए है क्योंकि देखो पहली में तो हमें पता चल गया था कि अस्थायी अध्यक्ष मिला, जो कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे इसके उपाध्यक्ष जो बने थे, अब इसके लिए भी विवाद है। फ्रैंको एंथोनी माना है एमपीपीएससी ने, और हम जो रेफरेंसेस बुक में पढ़ते हैं वो 2 लोगों को मिलते हैं, एक टीटी कृष्णाचारी को पढ़ते हैं और दूसरा मिलते हैं एचसी मुखर्जी। तो आप ये दोनों ही याद रखिएगा, एचसी मुखर्जी और फ्रैंको एंथोनी। ठीक है, और एक और नाम याद रखिएगा, टीटी कृष्णाचारी, क्योंकि यूपीपीसीएस में आंसर जो है वो ये माना गया है और एमपीपीएससी में ये भी माना गया है। ठीक है, यदि अब एमपी का पेपर दोगे तो आप ये आंसर मारिएगा और यूपी का दोगे तो ये आंसर मारिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, जब ये बैठक हुई तो इसका तो बहिष्कार कर दिया गया, उसके बाद जो है 10 तारीख को फिर बैठक बुलाई गई। तो उस 10 तारीख में भी कोई इतना कोई खास जो था कोई मुद्दे सामने निकल के नहीं आ पाए थे। 11 तारीख को एक चीज अच्छी हुई जिसमें क्या कर लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और फिर उसके बाद जो संविधान सभा की पूरी बैठकें हैं वो इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक, पूरी बैठकों की अध्यक्षता जो की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद 12 तारीख को भी कुछ ऐसा सामने कुछ निकल के नहीं आया। 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू गुस्सा आ गया। नेहरू जी ने क्या करा, बोला कि भैया हम जो संविधान सभा गठन किया गया है वो भारत किस रूप में होगा, कैसा भारत होगा, हमें कैसा भारत चाहिए। ये भी तो है कि भाई आप जिस चीज के लिए आपकी सभा का गठन किया गया है वो किस तरीके का भारत चाहती है। जवाहरलाल नेहरू ने फटाफट फोन करा अमेरिका में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, और पता करा भैया तुम्हारे की प्रस्तावना क्या है। उन्होंने बोला कि यार ये लिखा हुआ है, चलो ठीक है हम थोड़ा बहुत चेंज करके हमारी खुद की प्रस्तावना बना देते हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया।
प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि भैया हमारा पर्पस क्या है इस संविधान सभा में बैठने का, हम क्या करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 दिसंबर और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, इन डेटों को तो आपको हमेशा ऐसे टंग पर याद होनी चाहिए कि इस डेट से ये चीजें हुई थी। फिर से रिकॉल कर देता हूं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उपाध्यक्ष जो थे वो हमें लक्ष्मीकांत में मिलते हैं, एस.सी. मुखर्जी, टी.टी. कृष्णचारी और एमपीपीएससी ने माना है फ्रैंको एंथनी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया कि हम जो संविधान सभा लेके बैठे हुए हैं वो करेगी क्या, ठीक है। संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को अच्छे से रीड करा, पढ़ा कि भैया ये चीज बात की गई है, और उसको फिर स्वीकार कब कर लिया, 12 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यहां तक पूरी बात आपको स्पष्ट होगी। अब संविधान सभा के संदर्भ में यह था कि भैया अब हमने जो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार, अब जब स्वीकार कर लिया है हमने, तो अब इस काम के लिए कुछ समितियां गठित करें, ये भी तो है। तो संविधान सभा ने क्या करा, समितियों का गठन चालू कर दिया। ठीक है, टोटल जो समिति के गठित की गई थी वो 13 बड़ी समिति थी और 200 से अधिक जो थी वो छोटी समिति थी। देखो क्वेश्चंस जो है वो यहां से समिति के संदर्भ में डायरेक्ट अध्यक्ष पूछे जाते हैं। अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि संघ शक्ति समिति ने क्या करके दिखाया, है ना, संविधान समिति जो थी वो क्या कर रही थी, राज्यों के लिए समिति ने क्या करा। आपको केवल इनके अध्यक्ष याद होने चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस 2-3 बार आए हैं। जैसे प्रारूप समिति के संदर्भ में तो एमपीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे और ये क्या कर रही थी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि किन 2 समितियों के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। तो आपको ये पूरी 13 समिति जो है उनके मेन अध्यक्षों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन आ जाता है। अब ये 13 समितियों ने क्या करा, अलग अलग विभाग बांट दिए। इन समितियों को काम दिया गया कि वे अपने अपने कार्य करें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर समिति गठित की गई, उसमें जो कमान दे दी गई वो किसको दे दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी गई। मौलिक अधिकारों के लिए समिति का गठन किया गया, उसकी भी जो कमान दे दी गई थी वो किसको दे दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी गई थी। संघ शक्ति समिति जो थी उसका जो हेड बनाया गया वो जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। संचालन समिति का जो हेड बना दिया गया था वो किसको बना दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता दी गई थी वो किसको दी गई थी, प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता दी गई थी वो भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। तो इन समितियों ने अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम किया और सब चीजों को समराइज करके संविधान सभा के समक्ष रखा। फिर इस पर क्या हुई, इन लोगों की खूब बैठकें हुई। बैठक ऐसी हुई कि अब हम आगे क्या करेंगे, मतलब जिसने रिकमेंडेशन दी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, उसका विचार जो हुआ वो कहाँ संविधान सभा के समक्ष रखा गया। यदि संविधान सभा को रखा लगा कि हाँ ये होना चाहिए तो उसको स्वीकार कर लिया गया, और नहीं तो अन्यथा उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि ये चीज व्यवस्था भी हटाओ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा के लिए जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करा गया तो उसके बाद जो थी वो कितनी समिति, 13 बड़ी समितियां गठित की गई और 200 से अधिक छोटी समितियों का गठन किया गया। और इन समितियों ने क्या करा, अपने अपने क्षेत्र में काम किया और संविधान सभा को बताया कि इस सेक्टर में ये सुधार होने की जरूरत है। ये बात आपको स्पष्ट रहेगी। तो मैं कुछ समितियों के नाम लिखता हूं, आपको हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहली समिति है संघ संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा संघ शक्ति समिति,
जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रारूप समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ओ सॉरी, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। ये आपको याद होनी चाहिए, ये तीन समितियां तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इन समितियों ने अपने अपने सेक्टर्स में काम किया और रिकमेंडेशन दी संविधान सभा को, किस तरीके से संविधान सभा ने इन पर विचार किया और उसके बाद जो है संविधान का एक खाका तैयार हुआ। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण समिति जो बीच में आती है वो आती है प्रारूप समिति। ठीक है, देखो प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो B.N. राव के द्वारा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये B.N. राव कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की बात करी थी और इन्होंने ही क्या करा था कि प्रारूप समिति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि ये सलाहकार थे संविधान सभा के, संविधान सभा के सलाहकार। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक हमें ड्राफ्ट समिति बनानी चाहिए, इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं। ठीक है, एक ड्राफ्ट समिति बनानी चाहिए और ये ड्राफ्ट समिति क्या करेगी? पूरे संविधान का खाका तैयार करेगी। ठीक है, और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया B.R. अंबेडकर। ठीक है, इसके अन्य जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे। ठीक है, इन सदस्यों ने मिलकर क्या करा? पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और इस समिति ने संविधान सभा के समक्ष पूरा ड्राफ्ट जो था वो 4 नवंबर 1948 को रख दिया कि भैया ये जो है संविधान सभा का ड्राफ्ट है। अब इस पे देखिए, संविधान सभा के संबंध में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इसकी टोटल कितनी बैठक हुई। तो संविधान सभा ने जो है वो 114 बैठक करी और इन 114 बैठकों में क्या हुआ? जो प्रारूप समिति ने ड्राफ्ट दिया था केवल उसी के पन्ने पलटाए गए, है ना। कुछ चीजों में संशोधन कर दिया गया, कुछ चीजें किसी ने ऐड करवा दी, किसी ने हटवा दी, ये ही चलता रहा क्योंकि पूरा जो संविधान तैयार हुआ वो B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। और वो समिति कौन सी समिति कर रही थी? उसको प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने अपना जो प्रस्ताव था वो कब दिया? 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया और फिर उसके बाद जो है फिर इस पर टोटल 114 बैठकें हुई और इन बैठकों के माध्यम से संविधान सभा ने क्या करा? 26 नवंबर 1949 को संविधान की जो रूपरेखा तैयार हुई थी उसको क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। इसलिए आप जब उसकी प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को एक अदालत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया जाता है। ठीक है, तो इस डेट को क्या कर लिया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। अब संविधान को जब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, उस समय संविधान सभा ने कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे? वो करे थे 284 सदस्यों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान सभा पर जब हस्ताक्षर किए गए थे तो उस समय संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और उस समय जो था संविधान सभा की जो लास्ट अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ चीजें स्किप कर दी हैं अपने, उससे ही हटा दी है मैंने। क्यों हटा दी है? क्योंकि देखिए इसी बीच में जब संविधान सभा बनी, संविधान सभा का गठन हुआ, तो वो क्योंकि मैं स्टोरी सुनाऊंगा उसमें लिखवाने से कोई फायदा था नहीं उसका ना। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो 389 सदस्य थे। इसी बीच में भारत का विभाजन हो जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है और 15 अगस्त को भारत बनता है।
अब जो सदस्य थे, हमको याद है पहले से हमने देख के रखा है कि 389 सदस्य थे, उसमें मुस्लिम लीग और अपने कांग्रेस दोनों के सदस्य थे। जब विभाजन होता है तो इस विभाजन के टाइम पर सीटें अलग अलग हो जाती हैं। कांग्रेस को सीटें मिलती हैं, मतलब पूरे भारत के लिए सीटें मिलती है 299, और मुस्लिम लीग को जो रहती है वो 90 सीटें दे दी जाती है। अब इन सीटों पर चुनाव होता है, इसमें भी अलग विभाजन किया जाता है कि 229 में से 299 में से 229 तो जो होगी वो सामान्य के लिए होंगी, और 70 सीटें जो हैं वो देसी रियासत को दी गई हैं। और फिर इन पर चुनाव होते हैं। इन पर चुनाव होने के बाद जो है इतने लोग चुने जाते हैं। जब इन पे चुनाव हो जाते हैं तो टोटल जो सदस्य संविधान सभा कार्यवाही करती है वो कितनी अनुयायी पे करती है, 299 सदस्य होते हैं संविधान सभा में। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है अभी आपके इतने काम का था नहीं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, स्किप करवा दिया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि जब विभाजन हुआ तो सीटों में कितनी सीटें थी, तो आप बता देना कि 90 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग को दे दी गई थी, और भारत के पास जो बची थी वो कितनी बची थी, 299 सीटें बची थी। चुनाव जो हुए थे वो 229 सीटों पे बचे थे, और देसी रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी, 70 सीटें दी गई थी। स्पष्ट है बात। आज की क्लास में हमने केवल यही बेसिक समझा कि संविधान सभा ने कैसे कैसे काम किया और संविधान सभा का क्या महत्व है। कल क्लास में मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन बताऊंगा कि संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी और संविधान सभा ने उन चुनौतियों को किस तरीके से हैंडल करा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अब संविधान कैसे काम करता है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपके मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सभी चीजें जो है हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक है,